Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve the remaining parts from section B for ICSE Class 10 Mathematics Improvement Paper for the year 2024. In part 1 I have solved section A, in part 2 I have solved section B, rest of the questions, and now these are the remaining questions from section B. So question number 7, part 1 is from quadratic equation, and the given quadratic equation is 3x square plus 5x minus 6 is equal to 0. सो हम इसको पूरा सॉल्व करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है. स्टार्टिंग में हम पहले d को निकाल लेते हैं. d इज b स्क्वायर माइनस 4a एंड देन c कितना आ जाएगा 25 प्लस 4 3 12 72. सो इट मींस आपका आंसर कितना आया 97. ये आपका d का आंसर आ गया. अब हमें सॉल्व करना है x इज इक्वल टू माइनस b, b मींस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 97 अपॉन 2, a इज 3. सो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 97 डिवाइडेड बाय 6. ये हो गया. अब हमें अंडर रूट 97 की वैल्यू टेबल में देखनी है जो कि 9.849 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है. तो प्लस माइनस करेंगे 6 के साथ. इट मींस माइनस 5 पहली बारी में हम प्लस कर लेंगे 849 को डिवाइडेड बाय 6, दूसरी बारी में माइनस करेंगे 9.849 डिवाइडेड बाय 6. अब जब हम प्लस करेंगे तो 9 माइनस 5 इट मींस 4.849 डिवाइडेड बाय 6, और दूसरी बारी में जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 9 और 5 14 हो जाएगा. तो 14.849 डिवाइडेड बाय 6. अब दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे 6 848 आ जाएगा 0.808, और यहाँ पर माइनस का आ रहा है आपके पास 2.4748. लेकिन उन्होंने हमें कितना कहा है कि 2 प्लेसेस तक निकालना है. तो 2 प्लेसेस में 08 को जब मैं राउंड फिगर करूंगी तो आंसर विल बी 0.81, और सेकंड में इसको राउंड फिगर करेंगे तो 48 का राउंड फिगर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर 47 तक ही हम रहने देंगे क्योंकि 5 आ रहा है. तो 2.47 ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक माइनस में और एक प्लस में. दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Second part from arithmetic progression, and arithmetic progression has 40 terms. It means n कितना given है हमें 40. Now its third term is 12. Third term means a3 लिखिए या फिर t3 लिखिए, जैसे आपको लिखाया गया वैसे लिखिए. t3 third term is 12 and last term is tn is equal to 86. ये तीन चीजें हमें गिवन है. अब t3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 मीन्स 2d इज इक्वल टू 12. एक इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से लास्ट टर्म 48 मीन्स ये t40 है. तो t40 का आंसर कितना हो जाएगा, a प्लस 39d इज इक्वल टू 86. अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन होगी. बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है तो मैं यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास a कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम 37d एंड दिस इज 4 एंड 7. सो d इज इक्वल टू आपके पास 74 डिवाइडेड बाय 37, इट मींस 2 आ जाएगा. तो d का आंसर आपके पास आ गया 2. अब इसके बाद हमने और क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. d को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा. अब किसी भी एक में जो इजी इक्वेशन है यहाँ से a निकाल लेते हैं. 12 माइनस 2, d का आंसर 2, तो 12 माइनस 4 इट मींस 8. तो a का आंसर 8 और d का आंसर आपके पास 2 आ गया है. नाउ नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स. तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज n by 2, n means 16. तो 16 by 2, 2a means 2 and a is 8. 2a plus n minus 1, 16 minus 1 means 15 and d is 2. So कितना हो जाएगा 2 8, बाहर 8 हो गया, अंदर 16 15 to 30 इट मींस 8, और अंदर कितना आ जाएगा आपके पास 46, और 46 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 368. ये हमारा सम ऑफ 16 टर्म्स आ जाएगा इन पार्ट नंबर 2. Now third part from similarity, BC is given as 16 and CD is 4 and CA is X. Prove that triangle ACB. So जो ट्राइंगल दिया गया हम वही लेंगे इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCA. तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें जो सिमिलैरिटी है वो दिखाई दे जाए. अब ACB को अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो देखिए यहाँ से ACB यानी कि इसका एंगल कहाँ पर आ रहा है, 90 डिग्री का A पर आ रहा है. तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया कि ACB यहाँ पर A पे 90 डिग्री का एंगल मैंने ऊपर टॉप पे ले लिया. नाउ नेक्स्ट इज DCA. तो DCA को भी हमने ऐसे बना लिया कि CDA यानी कि 90 ऊपर आ जाएगा, ताकि जब 90 ऊपर आ जाएगा तो आप आराम से सिमिलैरिटी को जज कर पाएंगे कि कहाँ से सिमिलर आ रहा है. अब ये एंगल आपको 90 डिग्री यहाँ पर दोनों में दिखाई दे रहा है, तो आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सा एंगल हो जाएगा, नाम आप दे सकते हैं CDA. यहाँ से CDA इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया CAB एंड बोथ आर ऑफ
90 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, लेकिन हमें दिखाई दे गया। अब इसके साथ हमें और क्या दिखाई दे रहा है, सी एंगल दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रहा है, तो सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो एक एंगल और हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसका नाम भी आपको दिखाई दे जाएगा, आप डी सी ए इज इक्वल टू यहाँ से ए सी बी, क्यों, सी कॉमन आ गया तो यहाँ पर हम कॉमन लिख देंगे। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, किससे हो गए, ए ए एक्सियम से हो गए। अगर ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ए सी बी, और यहाँ पर क्या है, डी सी ए। सिमिलर होने के बाद साइड क्या हो गए, प्रोपोर्शन में। हमें कौन सी साइड गिवन है और कौन सी निकालनी है, बस वही चार हम लेंगे, यानी कि 2 का पेयर लेंगे। तो यहाँ से हमें, क्योंकि इसमें ए सी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, जो भी कैलकुलेट करने के लिए, हाँ AC की वैल्यू x है तो हमें AC कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो यहाँ से अगर मैं AC लूंगी तो AC की प्रोपोर्शनल साइड क्या आ जाएगी, DC। इसके अलावा हमें गिवन कौन सी है, ये पूरी BC वाली साइड गिवन है, यानी कि BC यहाँ से गिवन है, तो BC गिवन है तो BC के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, CA, ये गिवन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर AC की वैल्यू इज x अपॉन DC की वैल्यू इज 4 इज इक्वल टू BC पूरे की वैल्यू इज 16 और CA की वैल्यू इज AC की वैल्यू यानी कि x। तो अब इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 हो गया, 16 इंटू 4 इज 64, तो x स्क्वायर इज 64, इट मींस x का आंसर आ गया 8। तो ये हमने बताना था, AC का आंसर 8 हो जाएगा। सिमिलरिटी शो करनी है और साइड प्रोपोर्शन में लिखना है, आपने थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरम लिख के करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन है। In question number 8 part 1 from statistics you have to draw histogram where scale is given, और जो स्केल दिया उसके अकॉर्डिंगली आपने ड्रॉ करना है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg along the x axis, तो 5 kg का 30, 35, 40 का डिफरेंस यहाँ पर आपने लेना है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे लेते जाना है along the y axis, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे ऑन y axis। ये लिखना भी है यहाँ पर, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंगली हम वर्टिकल बार्स बनाते जाएंगे। 30 से 35 के बीच में हम 6 तक आ रहे हैं, 35 से 40 में हम 11 तक आ रहे हैं, यहाँ पर दोनों 10 और 12 के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट इज 40, 45 में हम पूरा मैक्सिमम 20 तक जा रहे हैं, यानी कि हमारा मोड इसी के बीच में लाई करेगा। 45 से 50 में वैल्यू इज 15 एंड देन 50 टू 55 वैल्यू इज 9। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। जो मैक्सिमम वाला है इसमें यहाँ एक्सट्रीम आपको लेफ्ट से राइट, यहाँ राइट कॉर्नर तक जाना है और फिर यहाँ से लेकर आप इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट तक आएंगे जहाँ इसकी पीक आ रही होगी, और यहाँ जहाँ सेंटर पॉइंट में ये मीट करेगा यहाँ पर आपको नीचे आके यहाँ पर आपको मोड मिलेगा। तो हमारे अकॉर्डिंगली मोड जो है वो नियर अबाउट आपका 43 हो सकता है, 44 भी हो सकता है। तो 43 या 44 का अप्रोक्सीमेशन हम लेके चल लेते हैं कि यहाँ पर मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज 43 kg। सेकेंड पार्ट अगेन फ्रॉम द सर्कल, BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो BD हमें डायमीटर दिया गया है, इट मींस अगर ये डायमीटर है तो ये सर्कल में मिल रहा है तो सेमी सर्कल बनेगा, मींस यहाँ पर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा। जब हमें यूज करना होगा तो हम इस क्राइटेरिया को यूज करेंगे। AC इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, AC कॉर्ड दी गई है, ये इस तरह वाली बात है, ये डायमीटर है जो सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन AC कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं लिखा गया। एंगल CDB 35, CDB 35 है और ये वाला ABD 40 है। नाउ एंगल BAC, तो एंगल BAC हमने फर्स्ट एंगल निकालना है, BAC, BA से C की तरफ। तो BAC की तरफ कहाँ जा रहा है, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो BDC बन रहा है, तो BDC भी तो वही आर्क बना रही है, BC आर्क की D पर बना रही है, BC आर्क की A पर बना रही है, तो वो 35 है, इट मींस ये भी 35 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय द सेम आर्क या सेम सेगमेंट, सेम आर्क लिख देंगे, सेम आर्क, और आर्क कौन सी है, एंगल मेड बाय आर्क BC, इतना हम लिख सकते हैं इसके अंदर। नाउ इन सेकंड पार्ट DAC, नाउ DAC, DA से C की तरफ आ रहे हैं, मींस हमें ये कैलकुलेट करना है। तो DAC के लिए हम क्या क्या और कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पूरा एंगल तो 90 है, ये 35 है, इसके लिए पहले अगर मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूं तो वो कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में, यानी हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल CBD में हमारे पास एक तो यहाँ 90 होगा, ये 35 होगा, इट मीन ये एंगल हम नाम से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, DBC। तो एंगल DBC का मेजर कितना हो गया, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से माइनस 90 और 35 हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ गया, 180 माइनस 90 मींस 90 हो गया और माइनस 35, तो 90 में 35 गया, यानी कि आपके पास 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 55 आ गया। जब DBC आपके पास DBC 55 आ रहा है, इट मींस DAC कितना हो जाएगा, तो DAC भी तो वही आर्क बना रही है जो DC आर्क बना रही है, B पे वही DC आर्क बना रही है A पे, यानी यहाँ पर भी फिर से एंगल 55 आ जाएगा। और हम क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट या मेड बाय सेम आर्क DC। यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए भी यही रीजन आएगा। नाउ इन थर्ड पार्ट हमें दिया गया ACB, AC और फिर B, ACB के लिए हमें ये चाहिए। अब यहाँ पर अभी हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब ACB के लिए हमें क्या आना पड़ेगा, पहले ये देखो कहीं और मीट कर रहा है,
ACB के लिए मीन्स मुझे AB आर्क देखनी है। अब AB आर्क यहाँ पर भी मीट कर रही है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मीट कर रही है, तो ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये इधर से मैं आपको क्या दिया था, ये क्या है, सेमी सर्कल है, इट मींस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का है। 90 है, ये 40 है, तो इट मींस हमारे पास ये एंगल यहाँ से निकल जाएगा। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ADB। नाउ एंगल ADB का मेजर कितना हो जाएगा, 180 में से 90 और 40 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अगर ये 50 आ रहा है तो इट मींस हमारे पास अब ये 50 है, ये वाला एंगल 50 है, तो ये कौन बना रहा है, ये कौन सी आर्क बना रही है, BA आर्क यहाँ पर बना रही है। हमें कौन सा एंगल मांगा गया है, ACB। अब ACB के लिए ध्यान से देखिए, ACB मींस की कौन सी आर्क बना रही है, AB आर्क C पर बना रही है, यही AB आर्क D पर बना रही है। तो नाउ ADB इज द एंगल मेड बाय आर्क AB। अब यही AB आर्क यहाँ पर C पे भी मीट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ADB ही किसके इक्वल होगा, ACB। सिर्फ बीच का नंबर चेंज हो रहा है ना, AB आर्क D पे बना रही है, AB आर्क C पे बना रही है और उसी सर्कल में बना रही है, मींस वो 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। सेम सेगमेंट इसके अंदर दोबारा यही रीजन आएगा। ये पहला सर्कल का क्वेश्चन है जिसमें तीनों पार्ट्स के अंदर रीजन सेम ही आ रहा है, आंसर अलग अलग है, रीजन सेम ही है। सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी पॉइंट्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर टाइम मिलेगा तभी तो देख लेना। Now third part from word problems from quadratic equation. So quadratic equation का word problem का question है, geography teacher of school planned an educational trip. The travel agent quoted a price of ₹4800 per student. तो total cost कितना तय किया गया है, 4800 per student for a certain number of days. We don't know how many number of days are there. और लास्ट में अगर देखेंगे what was the duration of trip, इस number of days ही पूछे गए हैं, तो जो पूछा गया उसको हम पहले ही x मान लेते हैं। तो हम पहले से स्टार्टिंग में ले लेते हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ द ट्रिप इज इक्वल टू, पहले x लिया गया है, यानी कि पर स्टूडेंट कितना पड़ जाएगा, पर स्टूडेंट जो एक्सपेंस आ जाएगा पर डे का वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज को हमने x ले लिया, टोटल एक्सपेंडिचर इतना आ रहा है, ट्रेवल एजेंट कोटेड ए प्राइस ऑफ रुपीज इतना पर स्टूडेंट, यानी कि पर स्टूडेंट पर डे, पर स्टूडेंट पर डे एक्सपेंडिचर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना हो गया, 4800 एंड डिवाइडेड बाय x। लेकिन अब चेंज क्या है, लेटर द ट्रिप वाज एक्सटेंडेड बाय 2 मोर डेज, यानी कि नंबर ऑफ डेज 2 और बढ़ा दिए गए हैं डिनोमिनेटर में। तो टीचर रिक्वेस्टेड द एजेंट नॉट टू चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट टू कीप द टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज। ट्रैवल एजेंट रिड्यूस द एक्सपेंसेस ऑफ ईच स्टूडेंट बाय ₹80 पर डे। तो अभी हमारा जो नया आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट जो था हमारे पास, पर स्टूडेंट पहले था और अब पर स्टूडेंट पर डे हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, क्योंकि डेज इंक्रीज हो गए तो x+2 हो गया, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर कम पड़ गया, क्योंकि डेज इंक्रीज हुआ लेकिन टीचर की रिक्वेस्ट पे उससे कहना मान लिया, तो उसका कहना है कि ₹80 का डिफरेंस पड़ रहा है। तो इट मींस पहले मुझे कितना देना पड़ रहा था माइनस अब कितना देना पड़ रहा है इज इक्वल टू 80 रुपीज हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसा वाले में हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ 4800 को कॉमन ले लेंगे ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। इस तरफ से x+2 आएगा माइनस x आएगा इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 रह गया, नीचे डिनोमिनेटर में x² + 2x हो गया, इस तरफ आएंगे 80, इस 4800 को नीचे ले जाते हैं ताकि थोड़ा तो सिंप्लीफाई हो जाए, 8 को कट करेंगे तो 1/8 = 48 यानी कि 1/60 हो गया। यानी क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो बन जाएगी x² + 2x इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120 मींस -120 इक्वल टू 0, यानी मुझे प्रोडक्ट 120 चाहिए। अब 120 लेने के लिए मैं 12 में से 10 को माइनस करूंगी तो 2 भी आ जाएगा और 120 भी आ जाएगा। तो x² + 12x -10x -120 इक्वल टू 0 कॉमन लेंगे तो x + 12 हो गया -10, फिर से यहाँ पर x + 12 हो गया इक्वल टू 0, तो इट मींस x - 10, क्योंकि +12 वाला तो हम ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं, तो x = 10 डेज आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा x का 10 डेज। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर पेपर में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, 4800 खर्चा था आपके पास और पहले नंबर ऑफ डेज कितने थे 10 में से 4800 और अब कितने हो गए 12, तो अगर आप इसको करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 480 - 12 कितना होता है ये 400, अगर माइनस करेंगे तो 80 आ रहा है और आपको यहाँ पर उसने कितना एक्सपेंडिचर कम किया 80 किया, यानी आपका पेपर में ही क्वेश्चन चेक भी हो सकता है कि आपके इसके पूरे 4 मार्क्स सिक्योर्ड है। Question number 9, part 1 from remainder factor theorem. Factorize the polynomial completely. Given polynomial is this much. अगर मैं 1 करूंगी तो 2 + 3 होगा और माइनस होगा तो नहीं आएगा। It means हम डायरेक्टली 6 के मल्टीपल्स लेंगे, 6 के फैक्टर्स लेंगे 2 और 3। तो पहले हम 2 के लिए चेक कर लेते हैं कितना बन सकता है, 2 2³ + 3
2 स्क्वायर माइनस 11 2 माइनस 6, तो इतने 2 क्यूब 8 8 2 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस 22 माइनस 6, इट मीन्स ये कितना हो गया आपके पास 28 और माइनस 28 यानी कि 0 आ गया। अब 0 2 पे आया यानी फैक्टर कौन बना मेरे पास x माइनस 2। अब x माइनस 2 को हमें डिवाइड करना है ताकि हमारे को क्वाड्रेटिक भी मिल जाए इसमें से। 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 कितना करेंगे 2x क्यूब को x से करेंगे इट मीन्स 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 को इससे करेंगे माइनस 4x स्क्वायर, माइनस एंड देन प्लस कैंसल्ड, देन दिस इज 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, इट मीन्स आपके पास प्लस 7x आ गया। तो 7x स्क्वायर माइनस 2 को इससे करेंगे माइनस 14x माइनस एंड देन प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 14 बड़ा है तो 14 माइनस 11 इट मीन्स 3x माइनस 6, तो प्लस का 3 तो हमारे पास 3x माइनस 6 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यानी कि 3 to 6 चाहिए, तो 6 into 1 वही आता है 7, तो 6x प्लस x प्लस 3, तो यहाँ 2 और इसमें से कॉमन लेंगे 2x इट मीन्स x प्लस 3, फिर यहाँ से 1 लेना है, प्लस का साइन जरूर लगाना नहीं तो मल्टीप्लाई का मतलब साइन हो जाता है अगर प्लस नहीं होगा बीच में, तो x प्लस 3, दो फैक्टर ये आ गए, तीसरा फैक्टर x माइनस 2 है, तो लास्ट में आपने लिखना है दीज आर द 3 फैक्टर्स, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बड़ी डिग्री 3 है, तो 3 फैक्टर्स हमारे पास आने चाहिए, तो पूरे आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। Next question from probability. A spinner has only red, blue and green sectors. Diagram was also given. Probability of spinner stopping on a sector of particular color is given as probability of red is 3/10, blue is 2/5 and green is x. So find the value of x, the probability of spinner stopping on green sector. तो हमें पता है टोटल पूरे इवेंट की probability क्या होती है 1 होती है, इनमें से अगर हमें इसकी निकालनी है probability of green color तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इन दोनों का प्लस कर देंगे, तो 3/10 प्लस 2/5 यानी कि ब्लू और रेड की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो ग्रीन की आ जाएगी, तो इट मींस 10 आ गया एलसीएम, 3 प्लस 4 मींस 1 माइनस 7/10, 10 माइनस 7 इज 3/10, तो 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो आपके पास x आ गया, यानी कि ये x का आंसर हो गया आपके पास। नाउ इन बी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर स्टॉपिंग ऑन ए कलर अदर देन ब्लू, तो सिर्फ ब्लू को हटाना है हमें, तो यानी कि P नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 में से ब्लू की माइनस कर देंगे, ब्लू की प्रोबेबिलिटी इज 2/5, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 होती है यानी कि 100% होती है, तो 5 आ गया एलसीएम, 5 माइनस 2 इट मींस 3/5, तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा आपके पास और फर्स्ट पार्ट में 3/10 आ जाएगा आंसर। सो दीस आर द 2 आंसर्स फॉर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। Now third part from mensuration, a toy is in the shape of a solid cylinder. This is a solid cylinder with a hemisphere at the lower base of the cylinder. A cone of the same radius as the cylinder is drilled out. इसके अंदर ये पूरा का पूरा लंबाई में कोन लिया गया। Find the volume of the remaining solid. Given that radius is 7 cm, तो radius सभी का 7 रहेगा and height of cone is given as 20. जिसमें से हम height of cylinder निकालेंगे 20 minus 7, तो हम 13 जो यहाँ पर से cylinder की height निकाल सकते हैं कि 13 cm cylinder की height हो जाएगी। Now volume of the remaining solid, तो volume of remaining solid कितना हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम लेंगे प्लस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ नीचे कौन है उसके नीचे हेमिस्फीयर, फिर माइनस करेंगे जो कि हमारी आ रही है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये हमने करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें एच डैश ले लेते हैं क्योंकि सिलेंडर की हाइट अलग है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस सेम है इसलिए हम रख सकते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हम एच ले लेते हैं। पाई वी कैन टेक कॉमन फॉर इजी कैलकुलेशन, हालांकि हम आर भी ले सकते हैं क्योंकि आर भी सभी के अंदर है, तो हम आर स्क्वायर को भी बाहर ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन इजी ही है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो पाई आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, पाई बाहर ले लिया तो आर स्क्वायर एच डैश हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ पर 2/3 पाई कॉमन हो गया तो आर क्यूब हो गया, माइनस 1/3 है, पाई बाहर ले लिया तो आर स्क्वायर एच। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, 20/7 हो गया, आर स्क्वायर मीन्स 5 तो सॉरी 7, सो 7 स्क्वायर इंटू एच डैश को अभी हमने कितना लिया 13, तो ये आ जाएगा सिलेंडर के केस में। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2/3 इंटू आर क्यूब मीन 7 तो 7 इंटू 7 ये हमारा हो गया हेमिस्फीयर, माइनस 1/3 फिर से आर तो 7 ही है लेकिन इसके केस में कोन में हाइट हमारे पास 20 है, तो अब इसको इजी कैलकुलेशन के लिए करेंगे तो 22/7 हो गया
अंदर से 7 स्क्वायर मीन्स 49 और 13 को मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पर 49 इंटू 7 टू द 14, तो 49 इंटू 14 को करके नीचे 3 हो जाएगा, फिर सिर्फ माइनस करेंगे तो आपके पास फिर से आ रहा है 7 यानी कि 49 और 49 को 20 से करेंगे तो 49 इंटू 20 और नीचे फिर से 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा। अब 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम लेके इसको बाहर ले लेते हैं, तो 22/21 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एक और 3 ऐड हो जाएगा तो 49 इंटू 39 हो जाएगा, प्लस 49 इंटू 14 माइनस 49 इंटू 20, यानी कि सीधे सीधे 49 पहले बाहर ले सकते थे, अभी कैलकुलेशन ईजी हो जाती। 1911 प्लस सेकंड वाले में 686 और थर्ड वाले में आपके पास 980 आ रहा है और बाहर 22/21 है। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास माइनस करने के बाद आंसर अंदर आएगा 1617 और बाहर आपके पास 22/21 है। यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 77 पूरा पूरा आ रहा है, तो 77 के साथ, तो यानी कि 22 इंटू 77, ज़्यादा इजी कैलकुलेशन थी, हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दी। 1694 और हमने कैलकुलेट क्या किया वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलिए, नहीं तो वॉल्यूम के मार्क्स पूरे नहीं मिल पाएंगे। 1694 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ द रिमेनिंग जो भी फिगर बन रही है उसका वॉल्यूम। In question number 10, first part of 5 marks from again statistics. Here we have to calculate the median, but data is given, you need not to draw it, so don't worry. So यहाँ पर data given है, number of lemons इस साइड दिया गया है और इसमें हमको पता है इससे हमारे पास cumulative frequency होती है और weight यानी कि normal frequency जो हमारे पास होती है वो x axis पे आ जाती है, तो यहाँ पर weight in grams जो है वो frequency हो गई, ये cumulative frequency हो गई। Now study the graph carefully and answer the following. Median weight of the lemons. Median weight means हमारे पास मीडियन निकालना है, हमारे पास n यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 आ रही है, इट मींस इस केस में n कितना हो गया हमारे पास 100, तो अब मीडियन वेट के लिए हमें क्या करना है 50 चाहिए, n का हाफ लेना होता है, इट मींस n/2 कितना हो गया 50। अब 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग आना है, वो कहां से लेना है हमने 50 यहाँ से, 50 यहाँ से लेकर आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको इजीली दिखाई दे रहा है 50 और 60 के बीच में ही आपके पास आंसर है और अप्रोक्सीमेटली अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से मीडियन वेट जो है वो कैलकुलेशन के अगर आप केयरफुली ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे 55 या 56 आएगा, यहाँ पर 57 या 56, तो 56 आ जाएगा, तो मीडियन वेट को 56 कैलकुलेट करके ले लेते हैं। नाउ इन बी पार्ट लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल क्या होता है हमारे पास n/4th वैल्यू यानी कि 100/4 यानी कितना आ जाएगा 25th वैल्यू, यहाँ पर हमने 50th देखा था, यहाँ पर 25th देखना है। अब 25th हम यहीं देखेंगे 20 30 के जो 25th के आएंगे वो जिसको टच करेंगे और नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, तो लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 47 ले लेते हैं, तो 47 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इफ द एवरेज वेट ऑफ लेमन्स इज 58 ग्राम फाइंड द नंबर ऑफ जूसी लेमन्स, तो 58 ग्राम, तो 58 ग्राम कहाँ है वेट एक्स एक्सिस पे, तो 58 हमने यहाँ पर देखना है, यानी 60 के साथ जो ये पहले लाइन दी गई है 58 की दी गई है, तो इट मींस 58 से आप ऊपर आएंगे ओजिव को टच करेंगे और फिर आप वाई एक्सिस की तरफ आ जाएंगे, तो 50 और 60 के बीच में आपके पास लाइन ड्रॉ हो रही है और ये लाइन अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी 50 और 60 के बीच में है, तो हम इसको 54 मान लेते हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है एवरेज वेट ऑफ लेमन कितना है जो 58 ग्राम से ऊपर है, नंबर ऑफ जूसी लेमन कितने हैं, तो ऊपर के लिए हमें 100 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जूसी लेमन्स हम यहाँ पर लिखेंगे, जूसी लेमन्स कितने हो जाएंगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो J लिख के जूसी और लेमन मींस L, तो कितना हो गया 100 माइनस 54, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 10 माइनस 4 मींस 6, तो यहाँ पर 46, तो 46 जो आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे जूसी लेमन्स आ जाएंगे। इन डी पार्ट फिर से ऐसे क्वेश्चन दिया गया है द परसेंटेज ऑफ रॉ लेमन्स, अब स्टेटमेंट में देखिए तो दिया गया है लेमन्स एंड वंस वेइंग बिलो 42 ग्राम आर टर्म्ड एज रॉ लेमन, तो 42 ग्राम से भी जिनका कम वेट है, तो 42 कहाँ है, ये 40 के आगे 42 भी हमने वेट यानी ग्राम वाली साइड में देखना है, 42 से हम ओजिव को टच करेंगे और फिर हम इस तरफ आ जाएंगे और जहां ये पॉइंट इसको टच कर रहा है ये हमारे 10 और 20 के बीच में लाइन आ रही है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 13 है, तो हमारा परसेंटेज ऑफ रॉ लेमन्स कितना हो जाएगा, टोटल लेमन्स कितने हमारे पास आ रहे हैं जो हैं इससे नीचे 42 से नीचे कितने आ रहे हैं ये 13, अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो 13 मींस कितने में से है 100 में से, तो 13/100 इंटू 100 यानी कितना हो गया 13% आपके पास आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में फाइंड द कॉस्ट ऑफ रॉ लेमन्स एट द रेट ऑफ 26 लेमन्स रुपीज 50, तो 26 लेमन्स का
कॉस्ट कितना है ₹50। तो आपके पास कितने आए हैं रॉ लेमन, अगर रॉ ठीक आए हैं, नंबर ऑफ लेमन कितने हैं, तो हम पहले 1 पे निकालेंगे फिर 13 पे निकालेंगे। तो 13 मीन्स 50/26 इंटू 13, तो 13 2 होगा, यानी कि ₹25 के जो है वो कॉस्ट है जितने मैंने रॉ लेमन्स लिए हैं, क्योंकि वो 13 है नंबर में। अगर हम देखेंगे आउट ऑफ 100 13 जो है वो रॉ लेमन्स की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। Last question of the paper from trigonometry, heights and distance. The angle of elevation and depression of a lighthouse from the top of a 50-meter high building. So this AB is a building and this is lighthouse. 50 meter high इसकी height दी हुई है यहाँ पर 50 मीटर, तो ये हमारे पास बिल्डिंग हो गई। नेक्स्ट इज और एंगल्स कितने हैं 36 एंड 45। तो डिप्रेशन है तो आपको पता है हम नीचे निकालेंगे तब भी इतना ही आ जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस हमने निकालना है, तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस के लिए ये चीज, ये वाला डिस्टेंस तो इधर 50 है, तो इधर भी 50 डिग्री आएगा, और उन्होंने यहाँ पर राइट एंगल बना के भी आपको दिया हुआ है, और यहाँ ये वाली चीज को हम h एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में इस 50 को ऐड करना भूलना नहीं है। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर तक हमने लेना है। तो अब हम पहले कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल ABC। आप लेने को ऊपर का भी ले सकते हैं, बट पहले ये लेना इजी रहेगा इसलिए। अब इसमें क्या है हमारे पास AB, ये हो गया, और BC आ गया। AB/BC मीन्स P/B, P/B मीन्स 50/BC को हमने, चलो BC ही ले लेते हैं, वैसे तो X भी ले सकते हैं। तो P/B का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ 45 है तो इट मीन्स यहाँ पर भी 45 आएगा, इट मीन्स tan 45 मीन्स 1, इट मीन्स यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ गया, BC का आंसर भी 50 आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल है ये भी 50 आ जाएगा। नाउ वी कैन टेक अपर ट्राइंगल इन ट्राइंगल DEA में अब आपके पास ये कितना है, DE यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस AE है, जिसको हम लिखेंगे कि DE इज इक्वल टू AE, या फिर BC भी तो उतना ही है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, tan का एंगल 36 डिग्री। अब यहाँ पर DE की वैल्यू हमने h एज्यूम कर लिया है, अपॉन BC की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई है, और tan 36 की वैल्यू अगर आप टेबल पर देखेंगे इट इज 0.7265। तो यहाँ से h का आंसर कितना निकल जाएगा, h इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 0.7265। यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को डायरेक्टली हाफ कर दो, आंसर विल बी 36.325। ये h निकल गया, लेकिन उसने पूरे उसकी हाइट, लाइट हाउस की हाइट पूछी हुई है, तो लाइट हाउस की हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल h मान लेते हैं जिसमें 50 ये भी है, तो 50 प्लस 36.325 इट मीन्स 86.325 मीटर इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। और इसको हमने नियरेस्ट मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो नियरेस्ट मीटर में 325 मीटर ही है, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। अगर मैं इसको 3 को हटाई दूंगी तो ये 86 मीटर मेरे पास आ जाएगा आंसर, क्योंकि नियरेस्ट मीटर लेना है तो हम एज इट इज इसको हटा सकते हैं, क्योंकि 3 है लेस देन 5 है तो हम एज इट इज हटा देंगे, तो 86 मीटर इज करेक्ट आंसर। अब सारी कैलकुलेशंस क्योंकि मैंने अकेले की हैं, थोड़ा जल्दी में भी की हैं, तो हो सकता है कहीं कोई थोड़ी बहुत एरर रह गई हो। तो अब इसमें देखना है कि आप मेरे कोई एरर मेरे से ढूंढ पाते हैं, मेरे पेपर में कोई गलती आपको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। अगर मिलेगी भी तो प्लीज डोंट हेजिटेट, यू कैन शेयर इजीली विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।